नमस्कार बच्चों, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन बी की सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट में आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं इसका थर्ड चैप्टर, यानी न्यायपालिका। और न्यायपालिका के संदर्भ में हम लोग जानेंगे सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में, यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उसके गठन के बारे में और उसके क्षेत्राधिकार, शक्तियां तथा न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। इस चैप्टर से संबंधित इस फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख प्रावधान कौन से हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे, किस रूप में किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, न्यायाधीशों के लिए प्रमुख योग्यताएं कौन कौन सी निर्धारित की गई है, उनकी पद मुक्ति या उनकी सेवा काल समाप्ति के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या प्रावधान तय किए गए हैं, न्यायाधीशों के लिए कौन कौन सी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, और साथ ही साथ न्यायाधीशों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। देखो बच्चों, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण यह होता है कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है दो स्तरों पर, एक संघ स्तर पर और दूसरा इकाई स्तर पर, यानी राज्य कह लें या प्रांत कह लें, उन्हें भी शक्तियां समान रूप से वितरित की जाती हैं। और भारत में संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत ऐसा किया भी गया है। शक्तियां केंद्र के पास भी हैं और इकाइयों के पास भी हैं। अब संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से शक्तियों का विभाजन होता है, उसी प्रकार से न्यायिक शक्तियों का भी विभाजन होता है। अतः वहां पर न्याय प्रणाली पृथक पृथक होती है, संघ की अलग होती है और इकाइयों की अलग होती है, जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। परंतु भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी यहाँ पर न्याय प्रणाली एकीकृत है, संगठित न्याय प्रणाली है। देखो, भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है कि यहाँ की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, संगठित है। तात्पर्य क्या है? निम्न स्तर के न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय से सीधे जुड़े हुए हैं, यानी भारत की संपूर्ण न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पूरी तरीके से इस प्रकार से गुथी हुई है कि यहाँ पर न्यायपालिका को या न्याय प्रणाली को पृथक नहीं कहा जा सकता। और अंतिम सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है, यानी निम्न स्तर के न्यायालयों के अंतर्गत कोई वाद आता है तो कोई वादी असंतुष्ट होने की स्थिति में लास्ट तक पहुंच सकता है, सर्वोच्च न्यायालय तक वह अपनी बात प्रस्तुत कर सकता है, यानी अपील कर सकता है। और न्यायपालिका को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए, अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत उपबंधित किए गए हैं, अपनाए गए हैं। यदि गौर करें तो हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारी न्यायपालिका है, वह विश्व की शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका को अनेक प्रकार की स्वतंत्रता तथा शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि न्याय की आवश्यकता क्यों होती है, समाज में न्याय की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि ये न्याय प्रणाली और ये न्याय सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, वह कहाँ से और क्यों उत्पन्न हुआ। देखो, हमारा समाज बना है विभिन्न व्यक्तियों से। यहाँ विभिन्न हितों वाले, विभिन्न आवश्यकताओं वाले समुदाय रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, प्राणी रहते हैं, और वे अपने अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। उनके हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान उनमें विवाद उत्पन्न होने लगते हैं, टकराट होने लगती है, संघर्ष होने लगता है। अब यह संघर्ष व्यक्ति व्यक्ति के मध्य भी होता है, व्यक्तियों और व्यक्ति के मध्य भी होता है, और विभिन्न शासन की जो संस्थाएं हैं उनके और व्यक्तियों के मध्य भी होता है, और उन शासन की संस्थाओं, यानी राज्य स्तर की या केंद्र स्तर की जो सरकारें हैं या संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के अंतर्गत भी आपस में होता है। तो आवश्यकता होती है एक ऐसी स्वतंत्र व निर्णायक संस्था की जो इन सभी के विवादों का समाधान निष्पक्षता पूर्वक कर सके, बिना किसी दबाव के या बिना किसी पक्षपात के कर सके। यहीं से आवश्यकता होती है न्याय की। अब ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, प्राचीन समय में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी जहां पर राजा या जो दंड नायक हुआ करता था वह अपने निश्चित जो मानदंड है उनके अनुरूप वह न्याय करता था।
अब हमारे यहाँ जो मानदंड तय किया गया है वह है संविधान, यानी संविधान में उल्लेखित नियमों के अनुरूप ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो वो उसके अनुरूप ही बनाती है, कार्यपालिका क्रियान्वित करती है तो वो उसके अनुरूप ही करती है। इसी प्रकार से न्यायपालिका का प्रमुख दायित्व यह भी है कि यह समाज में उठने वाले विविध विवादों का समाधान तो करेगी, साथ ही साथ यह संविधान की रक्षा करेगी, जिससे प्रजातंत्र का रक्षण हो सके, यानी जनता के अधिकारों का रक्षण हो सके। इस प्रकार से न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्णायक संस्था है जो विवादों का समाधान करती है, और किसके अनुसार? कानून के शासन के अनुसार। इस तरह से न्यायपालिका विधि के शासन की स्थापना करती है। यहाँ प्रश्न बनता है बच्चों, किसके द्वारा विधि के शासन की स्थापना की जाती है? विधि के शासन की स्थापना न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, क्योंकि यह अपने निर्णयों के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित करने का प्रयास करती हैं कि संविधान का उल्लंघन भी नहीं हो, संविधान की रक्षा भी हो और साथ ही साथ प्रजातंत्र की रक्षा भी हो। तो आइए हम लोग जानते हैं न्यायपालिका से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के बारे में। इसमें सबसे पहले जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। इस चैप्टर में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विविध प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी गठन कब किया गया। देखो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय के रूप में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई, जो संपूर्ण देश में न्याय स्थापित करने का कार्य करेगी, न्यायिक कार्य करेगी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। 1935 के भारत शासन के अनुसार 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय के रूप में पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 28 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू हो जाने के 2 दिन पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय स्थापित है नई दिल्ली के अंतर्गत। कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थापित है। और संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। बच्चों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को अनेक स्वतंत्रताएं और अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय व्यापक न्यायिक अधिकारिता वाला है। और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है और इसका प्रमुख कार्य है संविधान की रक्षा करना और प्रजातंत्र का रक्षण करना। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जाना सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखो, न्यायपालिकाओं में कार्य कौन करता है? न्यायाधीश कार्य करते हैं और इन्हीं के द्वारा न्याय व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनके लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। अब सबसे पहली योग्यता है वह तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पहली शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है कि कम से कम 5 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर सेवा दे चुका हो, अथवा यह शर्त अथवा या फिर दूसरी शर्त है वह पूरी करता हो, दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, या किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या कोई कानून की महत्वपूर्ण किताब का लेखन किया हो, या राष्ट्रपति की
नज़र में, राष्ट्रपति की राय में वह कानून का पारंगत ज्ञाता हो, कानून का महारथी हो, वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जाता है। योग्यताएं हम लोगों ने जानी। पहली है भारत का नागरिक हो, दूसरी है कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों के अंतर्गत अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधि वेता हो। उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, कैसे होती है, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित पद्धति या प्रक्रिया, इसका उल्लेख भी भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 124 में किया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उन सभी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। योग्यताएं मैंने बताई कि योग्यताएं वही होनी चाहिए। अब योग्यताओं के लिए साथ में यह भी है कि वरिष्ठता का क्रम, जो वरिष्ठता में सबसे ऊपरी स्तर पर होता है, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाता है। परंतु अनेक बार इसका उल्लंघन भी हुआ है। जैसे 1973 में एम.एन. रे की पद नियुक्ति इसी प्रकार से की गई। इसी प्रकार से 1977 के अंतर्गत एच.एम. बेग की नियुक्ति भी वरिष्ठता के क्रम की उल्लंघना करते हुए की गई है। परंतु परंपरा यही है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। इसी के साथ जो अन्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति के लिए यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति के संदर्भ में अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा या उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है वह उनसे भी परामर्श कर सकेगा। इस प्रकार से जब भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों से संबंधित नाम प्रेषित करता है तो उससे पूर्व कम से कम 4 न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात ही नाम तय करे। इसी पद्धति को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, यही पद्धति है कॉलेजियम पद्धति। ठीक है। अब इस पद्धति का 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और एनजेएसई की स्थापना कर दी गई, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की। किसने की? संसद ने। संसद ने 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा यह प्रावधान किया कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से संबंधित यह आयोग कार्य करेगा। इसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसे कहा जाता है एनजेएससी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण से संबंधित सभी कार्यों का संपादन करना। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएससी को अवैध करार दे दिया और पुनः कॉलेजियम पद्धति को बहाल कर दिया गया, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व वही परामर्श की प्रक्रिया ही संचालित होगी और न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी, न कि किसी आयोग के द्वारा। इस तरह से यह आयोग अवैध करार दे दिया गया और यह समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं न्यायाधीशों के त्यागपत्र, कार्यकाल और महाभियोग की प्रक्रिया। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद के 124 के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले जानते हैं त्यागपत्र कैसे और किस प्रकार से दे सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश घोषित किया है तो वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। यानी निर्धारित समय से पहले वह अपने पद से हट सकता है। क्या करेगा? राष्ट्रपति को संबोधन करके लेख प्रस्तुत करेगा अपने हस्ताक्षर सहित और अपना त्यागपत्र दे देगा। दूसरा है कार्यकाल। कार्यकाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके लिए कार्यकाल अधिकतम सीमा तय की गई है कि वे 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेंगे और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
इसी प्रकार से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए यह आयु सीमा तय की गई है 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष की आयु तक ही वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्य करेंगे और उसके पश्चात वे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जाने हम लोगों ने त्यागपत्र और कार्यकाल की विधि। नेक्स्ट है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है, वैसी ही प्रक्रिया न्यायाधीशों को पद मुक्त करने के लिए अपनाई जाती है, यानी उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में महाभियोग जैसी प्रक्रिया के रूप में किया गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से महाभियोग लगाकर भी हटाया जा सकता है। अब महाभियोग की व्यवस्था के लिए कुछ प्रावधान हैं। इसके लिए सबसे पहले जो आधार है वह यह है कि उस न्यायाधीश के लिए यह सिद्ध हो जाए कि वह कार्य करने में असमर्थ है या उसने जो कार्य किया है वह कदाचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसके आधार पर ही उस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आधार क्या हुए? कदाचार और कार्य की असमर्थता। अब ऐसा कोई प्रस्ताव, यानी न्यायाधीश को पद से विमुक्त करने का जो प्रस्ताव है वह संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी वह राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है और वह लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। उस प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 14 डेज यानी 14 दिन पूर्व उस संबंधित न्यायाधीश को सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं। और संसद में जब उसे प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए प्रक्रिया यह है कि दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक, राज्यसभा द्वारा अलग और लोकसभा द्वारा अलग, दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और इसके लिए एक शर्त यह भी अनिवार्य है कि यह प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, वरना यह प्रस्ताव समाप्त मान लिया जाएगा, यानी एक ही सत्र में, एक ही सेशन में, एक ही अधिवेशन में वह पारित होना चाहिए। और यदि इस तरह का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर उसे भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर इस आधार पर उस संबंधित न्यायाधीश को पदमुक्त कर देता है। तो यह कहलाती है महाभियोग की प्रक्रिया। भारत के इतिहास में आज तक भी किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पदमुक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार से प्रावधान यह भी है कि जो संबंधित न्यायाधीश है उसे भी अपनी पैरवी करना, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार या पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। तो यह हम लोगों ने जाना कि न्यायाधीश का त्यागपत्र, न्यायाधीश का कार्यकाल और न्यायाधीश पर आरोपित महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, यानी न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं शपथ, यानी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है और किस प्रकार से ये कार्य संपादित किया जाता है। देखो, शपथ संबंधी जो प्रावधान है उनका उल्लेख भी भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 124 में किया गया है। संविधान की 3य अनुसूची में जो निर्धारित प्रपत्र है उसके अनुरूप राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। किसकी? उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा संविधान की 3री अनुसूची में जो निर्धारित प्रपत्र है उसके अनुरूप शपथ दिलाई जाती है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और जानते हैं न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां यानी छूट कौन कौन सी दी गई है न्यायाधीशों को। देखो, न्यायाधीशों द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों और उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार केवल महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर उनके दिए जाने वाले निर्णयों और व्यवहार के संदर्भ में संसद के अंतर्गत, जनता के अंतर्गत या मीडिया में किसी प्रकार की कोई आलोचना या टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति, उस संस्था के खिलाफ मानहानि का मुकदमा आरोपित कर सकता है। यानी न्यायाधीशों को अपने कार्य, निर्णय और व्यवहार में
पूरी तरीके से अपनी बात रखने और अपनी क्रियाविधि संपादित करने की पूरी आज़ादी प्रदान की गई है। इसी प्रकार से न्यायाधीशों के सेवा काल के अंतर्गत उनके वेतन या भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। यह प्रावधान इसलिए किया गया है कि न्यायाधीश निर्भीक होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य का संपादन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में, जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में बहुत बार प्रश्न बन जाता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में दो बातें क्लियर हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वे मूल्यवान साक्ष्य होते हैं और उन्हें संदर्भ रूप में भारत की सभी न्यायिक संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि दिए गए जो निर्णय हैं वे साक्ष्य की दृष्टि से मूल्यवान होते हैं। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए आदेश की अवमानना करने की स्थिति में वह दंडित कर सकता है। यह शक्ति भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आती है। दो बातें हो गई। कौन कौन सी? पहली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए जो निर्णय हैं वे अभिलेख के रूप में संरक्षित होते हैं, वे मूल्यवान साक्ष्य होते हैं जिनका संदर्भ सभी न्यायपालिकाओं के द्वारा अपनाया जाता है। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की स्थिति में वह अवमानना करने वाले व्यक्ति या संस्था को दंडित कर सकता है। यह शक्ति होती है। इसका बहुत बार प्रश्न बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, स्पष्ट कीजिए। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान में अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। देखो, प्रारंभ में ये संख्या 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, परंतु वर्तमान में ये संख्या है 31, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, नोट कर लें। तो वर्तमान में कितनी संख्या है? 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है। हीरालाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में एस ए बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी एक छोटा प्रश्न अपना बन जाता है। अब हम लोग जानते हैं न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। देखो, न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यानी इन्हें संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार से जो अन्य न्यायाधीश है उन्हें वेतन मिलता है 2,50,000 रुपये प्रति माह। इसके अलावा इन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात इस वेतन का आधा पेंशन मिलता है और जब तक ये कार्य करते रहते हैं तब तक इन्हें निःशुल्क आवास, मनोरंजन, स्टाफ, कार, यातायात आदि भत्ते दे होते हैं और इनके सेवा काल में इनके वेतन तथा भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, सिवा वित्तीय संकट को छोड़कर, जब अनुच्छेद 360 के तहत यह आरोपित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं न्यायाधीशों के वकालत पर रोक। यह न्यायाधीशों के पद की गरिमा को ध्यान में रखकर किया गया प्रावधान है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर रह चुका है, कार्य कर लेता है, वह अवकाश ग्रहण करने के पश्चात यानी सेवानिवृत्ति करने के पश्चात भारत के क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में या किसी भी न्यायाधिकरण के अंतर्गत या किसी भी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। यह प्रमुख प्रावधान किया गया है न्यायाधीशों से संबंधित, यानी न्यायाधीशों की वकालत पर रोक का प्रावधान है। लास्ट हम लोग जानते हैं न्यायपालिका के गठन से संबंधित मुख्य बात वह है हमारी न्यायपालिका की संरचना। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर प्रारंभ किया और पार्ट में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, यानी यहाँ पर संगठित एकीकृत न्यायपालिका है पूरे देश के अंतर्गत, और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यहाँ प्रत्येक स्तर पर न्याय की पहुंच प्रदान की गई है, यानी प्रत्येक व्यक्ति न्याय तक पहुंच सके, अपनी बात रह सके और उसे न्याय की प्राप्ति हो सके। इसीलिए न्याय प्रक्रिया
विकेंद्रीकरण के साथ साथ केंद्रीकरण के रूप में है। कैसे है? देखो, निचले स्तर पर अधीनस्थ अदालतें होती हैं, फिर जिला अदालतें, फिर होते हैं उच्च न्यायालय और फिर एक सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण देश के अंतर्गत। और वर्तमान में है उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। के लिए ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और साथ ही साथ यह भी प्रावधान है कि यह उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का भी हो सकता है। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 25। और सर्वोच्च न्यायालय एक। पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, यानी हमारी न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है, संगठित है। बच्चों ध्यान रखिएगा। अब किस रूप में है? यानी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत कोई वाद आता है, दीवानी या फौजदारी, कोई भी वाद। दीवानी मतलब रुपए पैसे से संबंधित, और फौजदारी से तात्पर्य मारपीट या कोई किसी का मर्डर वगैरह हो जाता है, ऐसा। तो इस प्रकार का कोई मामला आता है, आपसे कोई विवाद आता है, अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर वादी यानी जिसने वाद प्रस्तुत किया है वह असंतुष्ट है, तो वह अपनी अपील जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय से असंतुष्ट होने पर वह उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय से भी असंतुष्ट होने की स्थिति में वह सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है और भारत की जो न्याय प्रणाली है वह एकीकृत न्याय प्रणाली है। निम्नतम स्तर के न्यायालय से लेकर मध्य स्तर के और संपूर्ण यानी उच्च स्तर का न्यायालय सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, बंधे हुए हैं और पारस्परिक रूप से संबंधित है। इसी बात को हम लोग अगली वीडियो के अंतर्गत सही प्रकार से पढ़ेंगे, यानी न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।